हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस 8 को में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिंदी का 6 चैप्टर, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक का नाम है भगत सिंह। इसी चैप्टर का हम लोग आज सारांश को देखने वाले हैं और इस लेखक का यानी कि भगत सिंह का पूरे बायोग्राफी को देखने वाले हैं, क्योंकि आप सबको पता है बहुत सारे क्वेश्चन आंसर खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भगत सिंह के बारे में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम लोग भगत सिंह के बारे में लगभग सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ इसका जो सारांश बनता है, जो कि आपके एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है, उसको भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलेंगे प्लीज इसको नोट कीजिएगा, तभी ये वीडियो देखने का आपको फायदा होगा। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। आपका क्लास 12 का हिंदी का जो गद्यखंड है उसी का ये छठा चैप्टर है, उसका नाम है एक लेख और एक पत्र। आपको सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा, एक लेख और एक पत्र जो है इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके जो लेखक है वो है भगत सिंह। ध्यान रखिएगा, एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र, इसके लेखक का नाम है भगत सिंह। चलिए अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं भगत सिंह का परिचय, यानी कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उसके बाद उसका जन्म स्थान, उसके पिताजी माता का नाम, सभी का हम लोग एक एक करके बायोडाटा को देखते हैं। ठीक है, ये आप जैसे कि चित्र को यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो है भगत सिंह है। ये कौन है? भगत सिंह है। ठीक है, अब भगत सिंह का जो जन्म है वो हुआ था 28 सितंबर 1907 को। एक बार आप लोग चैट सेक्शन में लिखते हुए चलिए, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। वहीं पे मृत्यु, जिसको हम लोग शहादत बोलते हैं, शहादत क्यों बोलते हैं? क्योंकि शहीद हुए थे ये। ठीक है, अब मृत्यु भी देखिए दो प्रकार का होता है। अगर कोई देश के लिए कुछ कर जाते हैं या फिर किसी को देश के बदले में जान देनी पड़ती है तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, अमर का दर्जा, शहीद का दर्जा, तो इसीलिए यहाँ पर शहादत शब्द को यूज किया गया है। ठीक है, तो देखिए भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। वहीं पे भगत सिंह का यानी कि मृत्यु जो है वो कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर। कौन सा केस में? लाहौर षड्यंत्र केस में उसको फांसी की सजा हुई थी। और ये कहानी बहुत ही बड़ी दुखदायी कहानी है, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भगत सिंह का जो मृत्यु है वो हुआ था 23 मार्च 1931 को शाम के वक्त में 7:30 बजे, यानी कि 7:33 पर। कौन से केस में हुआ था? अगर आपको पूछा जाए कि भगत सिंह को जो फांसी की सजा हुई थी वो कौन से केस में हुई थी, तो लाहौर षड्यंत्र केस में। ध्यान रखिएगा, लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है, अब अगला पॉइंट है जन्म स्थान, यानी कि भगत सिंह का जन्म कहां पर हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भगत सिंह का जो जन्म है वो पाकिस्तान में हुआ था। कहां पर? पाकिस्तान में। अभी उस समय पाकिस्तान तो था नहीं, तो उस समय था आपका बंगा चक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच, वर्तमान लायलपुर पाकिस्तान, यानी कि वर्तमान में ये जो जगह है वो कहां पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए, उसका पैतृक गांव, यानी कि उसका पैतृक गांव कहां पर था? खडकर कला पंजाब में। कहां पर था? खडकर कला पंजाब में। माताजी का नाम था विद्यावती, भगत सिंह के माताजी का नाम था विद्यावती। वहीं पे पिता का नाम था किशन सिंह, सरदार किशन सिंह। तो ध्यान रखिएगा, भगत सिंह का माता का नाम था विद्यापति, वहीं पे भगत सिंह के पिताजी के नाम थे सरदार किशन सिंह। क्या नाम था? सरदार किशन सिंह। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में सभी का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ कमेंट करते हुए चलिए और हो सके तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए अगला पॉइंट उसके परिवार के बारे में, यानी कि उनके परिवार में क्या क्या कौन थे उसको देखते हैं। देखिए भगत सिंह का जो परिवार है वो संपूर्ण परिवार था स्वाधीनता सेनानी, यानी कि भगत सिंह के परिवार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी थे। पिता और चाचा जो है वो अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ध्यान रखिएगा, पिता और जो चाचा है, यानी कि भगत सिंह के पिता और भगत सिंह के जो चाचा जी है वो अजीत सिंह लाला लाजपत राय के क्या थे? सहयोगी थे, यानी कि कोई भी बात अगर वो बोले तो उसको हमेशा सपोर्ट करते थे। अजीत सिंह को मांडले जेल में देश से निकाल दिया गया था। अजीत सिंह को जो है मांडले जेल में देश से क्या कर दिया था? निकाल दिया गया था। बाद में विदेशों में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे। छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए। तो ध्यान रखिएगा, अजीत सिंह को जो है जेल से निकाल दिया गया था, जेल में देश से निकाल दिया गया था। बाद में वो विदेश गए और वहां पर जाकर के वो मुक्ति संग्राम का क्या किए? संचालन किए। उसके बाद उसके जो छोटे चाचा थे, किसके? भगत सिंह के जो छोटे चाचा थे जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह, वो भी जेल गए और जेल की यातनाओं के कारण 1910 में उनका निधन हो गया। और जेल की यातनाओं यानी कि एक प्रकार का जेल के घुटन के कारण जो है 1910 ईस्वी में भगत सिंह के चाचा, जिसके नाम क्या थे? स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह, उसकी जो है मृत्यु हो गई। कब हो गई? तो 1910 को। ध्यान रखिएगा, 1910 को। भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल में रखा गया था। तो ये भी पॉइंट को आप याद रखना। सबसे पहला पॉइंट, भगत सिंह का जन्म हुआ था कब? ध्यान रखिएगा 28 सितंबर 1907 को, और उसकी मृत्यु कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को शहादत हुई थी। और जस्ट उसके शहादत के बाद
1900 यानी कि उसके शहादत के बाद, उसके जो भाई थे भगत सिंह की शहादत के बाद, उनके भाई जिसका एक का नाम था कुलबीर सिंह और एक का नाम था कुलतार सिंह, इनको जो है देवली कैंप जेल में रखा गया था, जहां पर वो 1946 तक रहे। कब तक रहे? 1946 तक। यानी कि 1931 में भगत सिंह की मृत्यु हुई थी और जस्ट यानी कि लगभग 15 साल जो है वो कहां पर रहे? जेल में रहे, यानी कि देवली सिंह को देवली कैंप में रखा गया। ठीक है, उसके बाद पिता अनेक बार जेल गए, भगत सिंह के जो पिता थे वो अनेक बार जेल गए थे। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी पॉइंट आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहला आप यही ध्यान रखिएगा कि सरदार स्वर्ण सिंह जो कि छोटे चाचा थे किसके? भगत सिंह के, वो यातनाओं के कारण 1910 ईस्वी में जो है उनका निधन हो गया। उसके बाद भगत सिंह की जब शहादत हुई थी 1931 में, जस्ट उसके बाद टोटल 15 साल तक यानी कि 1940 तक उसके जो भाई थे का नाम था कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह, उनको देवली कैंप जेल में रखा गया था। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज मेरी बातों को सुनिएगा और जब भी आपको प्रश्न पूछा जाए तो आपको यही सब को जो है आंसर में लिखना है। अब देखिए अगला पॉइंट शिक्षा के बारे में, यानी कि उन्होंने जो है शिक्षा की प्राप्ति, एजुकेशन जो है कैसे कैसे प्राप्त किए थे। देखिए भगत सिंह पहले 4 साल की प्राइमरी शिक्षा अपने गांव बाग में किए थे, यानी कि पहले 4 साल की जो प्राइमरी शिक्षा है, जो स्कूली शिक्षा होती है, वो कहां पर किए थे? प्राइमरी शिक्षा अपने गांव बाग में। ठीक है, अपने गांव बाग में। फिर वो जो है लाहौर के DAV स्कूल से वर्ग 9 तक की पढ़ाई किए थे। ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए कि भगत सिंह वर्ग 9 यानी कि क्लास 9 तक की पढ़ाई कहां पर किए थे, तो ध्यान रखिएगा लाहौर के DAV स्कूल से जो है वर्ग 9 तक की वो पढ़ाई किए थे। बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से FA किया था। ठीक है, BA के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। और जब वो BA कर रहे थे तो उसी समय जो है उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगत सिंह अपने पढ़ाई कब छोड़े थे, तो जब वो BA कर रहे थे उसी वक्त जो है उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और फिर वो जो है क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। ठीक है, चलिए अब प्रभाव को देखते हैं। देखिए भगत सिंह पर प्रभाव, बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 के गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण, सराभा की निर्भीक कुर्बानी का मन पर अस्थायी और गहरा असर। 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र 8 वर्ष थी। वे सराभा का चित्र अपनी जेब में रखते थे, यानी कि जो है वो किससे प्रभावित थे? तो ध्यान रखिएगा, वो बचपन में करतार सिंह सराभा जिसका नाम था, जो कि 1914 के गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण थे। किसको? करतार सिंह सराभा को। तो उसी के इसको जब कुर्बानी का मन, यानी कि 16 नवंबर 1915 को जब उसको फांसी दे दिया गया, तो उस समय जो है इसकी उम्र यानी कि भगत सिंह की उम्र जो है 8 वर्ष की थी और वो उसी समय से सराभा का जो चित्र है वो अपनी जेब में यानी कि अपनी पॉकेट में रखते थे, यानी कि वो उसी से प्रभावित थे। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा भगत सिंह किससे प्रभावित थे, तो भगत सिंह जो है करतार सिंह सराभा, जिसको हम लोग सराभा के नाम से जानते हैं, उन्हीं से जो है वो प्रभावित थे। और आज जब उसकी मृत्यु हो गई 16 नवंबर 1915 को, उसी के बाद से जो है उसके यानी कि सराभा के फोटो जो है भगत सिंह अपने जेब में रखने लगे। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब गतिविधियां को देखते हैं, यानी कि भगत सिंह जो है कौन कौन से उम्र में कौन कौन से वर्क किए थे, उसको हम लोग देखते हैं कौन कौन से काम को किए थे। देखिए गतिविधियां में सबसे पहले 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। ध्यान रखिएगा, भगत सिंह जो है 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उसी को लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत किए थे। किसने? भगत सिंह ने। 1922 में चौराचौरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोहभंग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1922 में जब चौराचौरी कांड हुआ था उसके 15 वर्ष की उम्र में, यानी कि उसी के बाद यानी कि चौराचौरी कांड के बाद उस समय वो 15 वर्ष के हो गए थे। तो 15 वर्ष की उम्र में जो है कांग्रेस और महात्मा गांधी से क्या किए? मोहभंग किए। फिर 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवाएं दी। ठीक है, तो 1923 में जो है वो पढ़ाई छोड़ दिए थे। और ध्यान रखिएगा कौन से, यानी कि उस वक्त जब वो पढ़ाई छोड़े थे तो उस वक्त कौन सी पढ़ाई उसकी चल रही थी? तो BA की पढ़ाई, यानी कि BA के दौरान जो है वो अपने पढ़ाई को छोड़ दिए थे। तो डेट भी पूछा जा सकता है और कोर्स भी पूछा जा सकता है कि वो उस समय कौन सा कोर्स कर रहा था। तो 1923 ईस्वी में जो है उन्होंने पढ़ाई छोड़ा था और उस वक्त वो BA की पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है पढ़ाई छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में वो सेवाएं दी, यानी कि वहीं पे वो काम करने लगे। 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1926 में अगर आपको पूछा जाए कि नौजवान भारत सभा का जो गठन है वो किसने किया था, तो वो भगत सिंह ने किया था। कब किया था? 1926 में किया था। ठीक है, तो 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में, कहां पर? पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया था, जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई।
1928 से 31 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का गठन किया। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। सबसे पहले उन्होंने 1926 में अपने नेतृत्व में यानी कि अपने कंट्रोल में, अपनी ही देखरेख में नौजवान भारत सभा का गठन किया था पंजाब में, जिसका जो शाखा है यानी कि जिसका जो ब्रांच है वो अलग अलग शहरों में फैला। यानी कि इसका जो इस सभा का यानी कि सभा का जो मीटिंग है उसका जो गठन एक प्रकार अगर बोलेंगे तो बहुत दूर तक फैला। ठीक है, 1928 से फिर 1931 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के उन्होंने जो है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का गठन किया। तो अगर आपको पूछा जाए हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का गठन किसने किया, तो ध्यान रखिएगा चंद्रशेखर आजाद के साथ भगत सिंह भी थे। कौन थे? भगत सिंह भी थे। ठीक है, और क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ दिया। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हुए, और गिरफ्तार होने के बाद फिर जो है उन्हें फांसी दी गई। ठीक है, तो फांसी के बारे में पूछा भी जाता है अक्सर क्वेश्चन में कि उन्हें कब फांसी दी गई, यानी कि वो कब शहादत हुए। तो ध्यान रखिएगा 1931 में, यानी कि 2 साल के बाद। तो इसको जो है जेल कौन से बात पर हुए थे अगर पूछा जाए तो क्योंकि उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ, किसके साथ? बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, और उसके बाद वो गिरफ्तार हो गए थे, और 1931 में उन्होंने यानी लगभग 2 साल के बाद उन्हें फांसी दी गई। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी तो गांधी जी उन्हें बचाने का कोशिश नहीं किए थे, जो कि बिल्कुल गलत है। गांधी जी बहुत बार रिक्वेस्ट किए थे उसको बचाने के लिए। किसको? भगत सिंह को। यानी कि अंग्रेजों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दिए, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने जो है दया नहीं दिखाया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं उनको पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। पूछा भी जाता है ये प्रश्न आपको कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। ठीक है, तो पहली गिरफ्तारी जो है अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुआ था। बम विस्फोटक के कारण मई 1927 में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोटक के कारण मई 1927 में हुई थी। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। आपको अगर पूछा जाए कि भगत सिंह पहली बार कब गिरफ्तार हुए थे तो आपको डेट बताना है मई 1927 में। कब हुए थे? मई 1927 में। पूछा जाएगा किस कारण हुए थे तो आपको बताना है कि अक्टूबर 1926 में जो दशहरा मेला हुआ था उसी समय एक बम विस्फोट भी हुआ था, यानी कि एक बम फटा था, उसी के कारण उसी को यानी कि मई 1927 में उन्हें जेल हुई। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर बम वगैरह फटता, कुछ भी फटता है तो पहले तहकीक करना पड़ता है ना। तो अक्टूबर 1926 में ये बम फटा दशहरा मेले में, उसके बाद फिर तहकीक किया, फिर मई 1927 में जो है पहली गिरफ्तारी हुई थी। किसकी हुई थी अगर पूछा जाए तो भगत सिंह की हुई थी। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है, ये आपका VVI पॉइंट है। प्रश्न अगर पूछ दे तो आपको राइट आंसर 100% देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट चलते हैं कृतिया के बारे में, यानी कि उन्होंने क्या क्या लिखा उसको हम लोग देखते हैं। भगत सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं भी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए कृतिया में सबसे पहला है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, जो कि हिंदी में 1924 में जो है ये प्रकाशित हुए थे। विश्व प्रेम कोलकाता के मतवाला में 1924 में प्रकाशित हिंदलेख। युवक उन्होंने लिखा था मतवाला में 1924 में प्रकाशित हिंदलेख। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये आपका 2030 होगा। ठीक है, 2030 से 31। उसके बाद अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि अनेक लेख, टिप्पणियां एवं पत्र जो अलग अलग प्रकाशनों द्वारा भगत सिंह के दस्तावेज के रूप में प्रकाशित है। तो ध्यान रखिएगा उनकी कृतिया के बारे में पूछा जाता है। हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, विश्व प्रेम, उसके बाद युवक, मैं नास्तिक क्यों हूँ, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़ताल, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श, ये अनेक लेख, टिप्पणियां, पत्र जो कि वो अलग अलग प्रकाशकों द्वारा भगत सिंह के दस्तावेज के रूप में प्रकाशित हुए। ठीक है, तो ये जो है भगत सिंह के मुख्य कृतियां है। अब आगे हम लोग देखते हैं सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक जिसका नाम है बंदी जीवन और डॉन ब्रिज की आत्मकथा का अनुवाद। ठीक है, यानी कि सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक जिसका नाम है बंदी जीवन और डॉन ब्रिज की आत्मकथा का अनुवाद, जेल डायरी भी लिखी, और निम्नलिखित 4 पुस्तकें भगत सिंह के द्वारा लिखी बताई जाती है जो अप्राप्य है। ध्यान रखिएगा भगत सिंह जो है अपने यानी कि एक किताब था जिसका नाम था बंदी जीवन और एक नाम था डॉन ब्रिज की आत्मकथा। तो इसका जो अनुवाद है, इसका जो ट्रांसलेशन है वो कौन किए थे? वो किए थे भगत सिंह ने। ठीक है, ये बंदी जीवन और डॉन ब्रिज जो किताब है, यानी कि ये जो बंदी जीवन और डॉन ब्रिज की जो आत्मकथा, ये दोनों जो बुक है वो किसका है? सचिंद्रनाथ सान्याल का ये किताब है, ये पुस्तक है। और इसका अनुवाद, इसका ट्रांसलेशन कौन किया था? तो ये किया था भगत सिंह। उसके बाद फिर जब वो जेल में थे उस समय जो है उन्होंने डायरी भी लिखा और साथ में 4 पुस्तक लिखा। ठीक है, 4 पुस्तक जिसके बारे में यहाँ पर नीचे जानकारी दी गई है।
जो कि है समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, उसके बाद भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास और मौत के दरवाजे पर। ये 4 पुस्तक जो है भगत सिंह ने लिखे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अमर शहीद भगत सिंह आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृति है। यह अमर पद उन्होंने लगभग 23 वर्षों में ही हासिल कर लिया था। ठीक है, तो अमर बोल दे, शहीद बोल दे, ये दोनों वर्ड एक ही है। ठीक है, ये अमर शहीद भगत सिंह जो है आधुनिक भारतीय इतिहास की क्या है, एक पवित्र स्मृति है। यह अमर पद उन्होंने लगभग 23 वर्षों में ही हासिल कर लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब हम लोग एक लेख और एक पत्र का जो है, जिसके लेखक का नाम है भगत सिंह, उसी का हम लोग सारांश को देखते हैं। और सारांश जो है आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो प्लीज यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा और जो भी पॉइंट आपको यहाँ पर बोले हैं नोट करने के लिए उसको 1-2 बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। इससे पहले भी हम लोग 5 चैप्टर हिंदी का कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो भी नहीं पढ़े हैं उन 5 चैप्टर को भी पढ़ लीजिएगा। आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और जो भी बायोग्राफी है सब कुछ पढ़ा देते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग बहुत सारे बच्चे पीडीएफ का डिमांड करते हैं कि सर पीडीएफ को कैसे प्राप्त करें। तो देखिए, पीडीएफ के लिए सिंपली आपको इस नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा 7667532320। इस नंबर पे आपको जो है व्हाट्सएप मैसेज करना है या फिर कॉल भी कर सकते हैं। आपको जो है 249 रुपये टोटल पेमेंट करना पड़ेगा। ये पेमेंट करने के बाद आपको ऑल सब्जेक्ट का ध्यान रखिएगा, सभी सब्जेक्ट का जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, अभी सिर्फ होम साइंस को छोड़ करके, क्योंकि होम साइंस का जो है पीडीएफ अभी तैयार नहीं हुआ, तो होम साइंस को छोड़ करके आर्ट्स में आपका जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ दिया जा रहा है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न जो है दिए जा रहे हैं, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स भी दिए जा रहे हैं, टेस्ट भी लिए जा रहे हैं। तो प्लीज जिसको भी अगर लेना हो सभी सब्जेक्ट का, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आप लोग जरूर ले लें। ये ऑफर बहुत सीमित समय के लिए, टोटल आपको सिर्फ 250 रुपये लगेगा, ओनली 249 रुपीज पूरे साल के लिए। ठीक है, जो कि बहुत ही कम प्राइस है, इतने में आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है। ये सभी पीडीएफ आपको दिया जाएगा, तो जिसको भी लेना है जल्द से जल्द आप लोग जरूर ले लें। ठीक है, चलिए अब देखिए पाठ का सारांश, यानी कि एक लेख और एक पत्र का सारांश को देखते हैं, जिसके राइटर, जिसके लेखक का नाम है भगत सिंह। देखिए, भगत सिंह महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी और विचारक थे। यहाँ पर विचारक होगा। ठीक है, तो भगत सिंह जो है वो महान क्रांतिकारी भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और विचारक थे। भगत सिंह विद्यार्थियों और राजनीति के माध्यम से बताते हैं कि विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ साथ राजनीतिक में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। अक्सर आजकल आप लोग सुनते होंगे कहीं पे भी कि देखो विद्यार्थी हो, स्टूडेंट की तरह रहो, राजनीति में मत पढ़ो बेटा, राजनीति में पढ़ोगे, राजनीति के चक्कर में पढ़ोगे, बर्बाद हो जाओगे। ऐसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि अगर स्टूडेंट राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेगा तो अब बताइए एक देश को कौन संभाल के रखता है? एक शिक्षित व्यक्ति, एक जो स्टूडेंट होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं वही लोग, जो जाहिल, जो कम पढ़े लिखे होते हैं उसको तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है देश में। तो एक शिक्षित व्यक्ति का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा साक्षरता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो शिक्षित कौन होता है? एक स्टूडेंट होता है। अब स्टूडेंट अगर राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेगा तो फिर वो भ्रष्टाचार को खत्म कैसे करेगा? भ्रष्टाचार, जो भी अन्याय हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, उसको सुधारेगा कैसे? ठीक है, अब एक आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर है, वो अगर उसको बताया ही नहीं जाए कि भाई राजनीति में हो क्या रहा है, तुम्हारा चल क्या रहा है राजनीति में, अगर उसको बताया ही नहीं जाए तो बताइए जब वो डीएम बनेगा या फिर जब भी वो जो भी ऑफिसर बनेगा तो क्या वो समाज की भलाई करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसको राजनीति से दूर रखा गया है, उसको मेढक का कुआं बनाया गया है। अब मेढक का कुआं को तो सिर्फ कुआं के बारे में पता है, उसको तो पता ही नहीं कि दुनिया कितनी बड़ी है ना। तो ये रीजन है, इसलिए स्टूडेंट को, विद्यार्थी को पढ़ने के साथ साथ राजनीति में भी थोड़ा बहुत दिलचस्पी लेनी चाहिए। ये कौन कहते थे? भगत सिंह कहते थे। यदि कोई इसे मना कर रहा है, यानी कि कोई ऐसा कह रहा है कि हमको राजनीति नहीं, हमको सिर्फ पढ़ाई चाहिए, तो समझना चाहिए कि यह राजनीति के पीछे घोर षड्यंत्र है। क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं, विद्यार्थी जो है वो युवा यानी कि जवान होते हैं, उन्हीं के हाथ में देश की बागडोर यानी कि रस्सी होती है। भगत सिंह व्यवहारिक राजनीति का उदाहरण देते हुए नौजवानों को समझाते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनाना यह व्यवहारिक राजनीतिक तो नहीं, यह व्यवहारिक राजनीतिक नहीं तो क्या है? भगत सिंह मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवक की जरूरत है जो देश पर अपने जान निछावर कर दे। यानी कि भगत सिंह का ये कहना है कि भारत को अभी ऐसे युवा के, ऐसे सेवक की जरूरत है भारत के लिए कि वो अपने देश के प्रति अपनी जान को निछावर कर दे, अपनी जान को कुर्बान कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी या उसके विकास में निछावर कर दे। क्योंकि जब ये बात क्योंकि आपको पता है भगत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1931 में, और हम लोगों का देश कब आजाद हुआ? 1947 में। ठीक है, तो ये जितनी भी बातें बताई जा रही हैं वो उस समय जो स्थिति थी हमारे देश की, उस वक्त की स्थिति को देख के बताई जा रही है। ठीक है, क्योंकि उस समय हम लोग गुलाम थे, तो ऑटोमेटिक बात हम लोग को ऐसे बात बोलना ही पड़ेगा ना।
तो निछावर कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी या उसके विकास में निछावर कर दे, क्योंकि विद्यार्थी देश दुनिया की हर समस्या से परिचित होते हैं। क्योंकि विद्यार्थी जो है देश के भी और दुनिया के भी जितने भी समस्या होते हैं उनसे वो परिचित होते हैं, उनके पास अपना विवेक होता है, इस समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकते हैं। विद्यार्थी जो है ये सारी समस्याओं को सुना हुआ होता है, उसका सॉल्यूशन भी उसका पास होता है। अगर उनको राजनीति के करीब रखा जाए तो वो ये सभी समस्याओं का समाधान भी दे सकते हैं। अब अगर आपको एग्जाम्पल बताएं, जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, अब आपको पूछा जाएगा बिहार में मतलब कि बिहार में पिछड़ेपन के क्या कारण है, तो आप लोग पढ़े हैं तो आराम से दे देंगे कि भाई इसमें सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, बाढ़ पे नियंत्रण होना चाहिए, सुखाड़ पे नियंत्रण होना चाहिए, फैक्ट्री वगैरह की स्थापना होनी चाहिए, शिक्षा का प्रसार वगैरह ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी पॉइंट हम लोग देखते हैं, कहाँ से हम लोग पढ़े हैं तभी तो। इसका मतलब क्या, अगर विद्यार्थी को इन चीज़ों से जोड़ा जाए तो समस्याओं का समाधान भी दे सकता है। अतः विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में, राजनीति में भाग लेनी चाहिए। ये कौन कहता है, ये भगत सिंह कहता है। अगर आप लोग पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेते हैं तो फिर जो देश के नेता होते हैं वो देश को खोखला कर देगा, फिर आपको लास्ट में पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहीं तक आपका चैप्टर जो है समाप्त हो गया। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक बार जम करके आपके जितने भी दोस्त हैं, एक बार कम से कम 5 से 10 स्टूडेंट को, 5 से 10 दोस्त को शेयर कीजिए। उसको बताइए कि देखिए पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, प्लीज जल्द से जल्द आप लोग पढ़ाई कर लीजिए। जितना भी पिछला चैप्टर छूटा हुआ है प्लेलिस्ट में जाकर के या फिर चैप्टर का नाम सर्च करके बाय तनु क्लासेस सिर्फ लिख देना है और सभी वीडियो को एक एक करके आपको देख लेना है। जल्द से जल्द सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। बाकी हम लोग इधर आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब से आपकी 2-2 क्लास रोज होगी, इसलिए आप लोग को नहीं घबराना है। और प्लीज जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपकी पूरी तरीके से लास्ट तक, अंतिम तक पूरे कोर्स को जो है कंप्लीट कराई जाती है। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल निश्चित हो जाइए, पूरी पढ़ाई आपकी यहाँ पर होगी आर्ट्स की। आप लोग को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बस आप लोग को मेरे साथ साथ सपोर्ट, ऐसे ही प्यार बनाते हुए चलना है और वीडियो को शेयर जरूर करना है। जितना भी पॉइंट बोले हैं उसको नोट कर लीजिएगा, सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारांश था, इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। किसी को वो पीडीएफ चाहिए, इस नंबर पे आप लोग मैसेज, पहले व्हाट्सएप मैसेज आप लोग कीजिएगा, उसके बाद ही कॉल कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।